जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रैक्टिस टेस्ट 24। इससे पहले जो 23 टेस्ट हुए थे उसमें मैंने जीएस जो जनरल स्टडीज़ होते हैं और करंट अफेयर्स उसी के क्वेश्चन रखे थे, 20-20 क्वेश्चन। और इससे पहले वाले में मैंने तकरीबन 23-24 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बढ़ाए थे। लेकिन शायद बहुत लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही है, आप लोग शायद शेयर भी नहीं करते हैं, या शायद नहीं, कई लोगों को अच्छी लग रही होगी, पता नहीं। कमेंट भी किसी का रहता नहीं तो मालूम भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन हैं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको परीक्षा में फ़ायदा बहुत होने वाला है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा जब पूरे भारत के क्वेश्चन पेपरों का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, तो और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। इसके अलावा किताब में से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, नए क्वेश्चन जो और बेहतरीन किताबें होती हैं या रिसर्च स्कॉलर के पेपर होते हैं, उसमें से क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, वो भी मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो और करंट से स्टैटिक के क्वेश्चन भी मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बाकी पाठ्यक्रम पूरा कवर करने की कोशिश। तो अगर आप इसको देखते हो तो आपके करंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन सब कवर हो जाते हैं। लेकिन इस टेस्ट नंबर 24 से मैंने इसमें एक एक चीज़ और जोड़ दी है, जो कि आपका उत्तराखंड है। तो जो हमारे उत्तराखंड के लोग, इससे पहले के 23 टेस्ट तो आप सब देख सकते हो जीके के लिए, करंट के लिए। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट 24 है, यहाँ से इसमें 10 से 15 क्वेश्चन अब उत्तराखंड के रहेंगे। तो 20 तक का जो प्रश्न रहेंगे वो जीएस और करंट के रहेंगे। 20 के आगे 30, 35, 40 जैसे भी रहेगा समय के साथ, वो क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे। तो हर एग्ज़ाम के लिए पहले बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं। वो इस टेस्ट के माध्यम से मैं आपको तैयार कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको रेगुलर देखते हो और आप पढ़ के मतलब अच्छे से दिमाग में उन क्वेश्चन को याद रखते हो, तो वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो आपके दिमाग में बैठेंगी। साथ में करंट अफेयर भी है और इसके अलावा उत्तराखंड में अब आपके सामने नए पुराने सब तरह के क्वेश्चन जो यूके पीएससी पूछ सकता है। ऐसे नहीं कि अंट संट कुछ भी या किताबों की हर लाइन से क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं। जो एक वाजिब क्वेश्चन हो सकता है, जिस पे कोई सरकारी रिपोर्ट है या कोई आंकड़ा है या कोई न्यूज़ में वो चीज़ आई है, या वो कोई मुद्दा है, या और उस तर्ज पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखेंगे, अगर आप नियमित रूप से इसको देखेंगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसको देखिए। और हमारे पास अनुभव है कई सरकारी नौकरियों को पास करने का, नौकरियाँ करने का, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें बता सकता हूँ। चलिए, ये यूके पीएससी है, यूके ट्रिपल एससी है, यूपी पीएससीएस हो, यूपी का ट्रिपल एससी हो, रेलवेज हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, आईबी हो, और अभी तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट भी निकली है, सीएपीएफ के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, तो इन सब में प्रश्न काम आएंगे। और जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर एलिमिनेशन करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको ये चीज़ है। तो दोस्तों, होगा क्या, टेलीग्राम में आपको मैं पीडीएफ डाल दूँगा। टेलीग्राम में आप उस पीडीएफ को प्राप्त करिए, सॉल्व करिए। ये टेलीग्राम का लिंक है। अगर ये लिंक नहीं खुलता है तो आप इसको टाइप करके खोल सकते हो उत्तरांचल ज्ञानशाला से। और बाकी फिर मैं वो वीडियो में आपको उत्तर और विश्लेषण जो भी ज़रूरत का होगा वो डाल दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई। ये आपको पता होगा, ये लिखी थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखी थी? 1944 में। कहाँ लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में। और किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में। बाद में इसके हिंदी संस्करण बने थे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने संबंधी व्यवस्था भारतीय संविधान में नौ काट दीजिएगा, किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है ये आपको बताना है। तो ये आप सबको पता होगा, ये है आपका जर्मनी का वेमर संविधान। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैंने आपसे पहले भी शायद पूछा हुआ है। तो ये आपका होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। तो आर्टिकल 267 एक या ए के तहत आपकी ये कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड, इंग्लिश में आपका कंटीजेंसी फंड,
ये होता है। ठीक है, ये आकस्मिक कर दिया, आकस्मिकता को काट दीजिएगा। थोड़ा गला खराब है, शायद स्पष्ट ना हो। भारत में कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? प्रश्न सरल है, आप सब बता सकते हैं, तो आपको पता होगा। 1946 में आया था ये। और इसमें आपका स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स जो ये हैं, और आपका पैथिक लॉरेंस जो कि ये हैं, और यही आपके अध्यक्ष थे। और आपका एलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। ठीक है, तो ये आपके पैथिक लॉरेंस जो थे वो आपकी अध्यक्षता थी। ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि ये आपका सहायक ग्रेड में भी पूछा गया, मतलब कई एग्जामों में पूछा गया। इसमें से एक एग्जाम्पल ये है, जब भारत डोमिनियन के लिए संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः एकत्रित हुई, तो इसकी घटी हुई सदस्यता थी कितनी थी? अभी प्रश्न ये कह रहा है कि इंडियन डोमिनियन जो समय, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस था, रिपब्लिक तो 1950 में बना, तो जब ये इंडियन डोमिनियन के लिए संविधान सभा जो बनी, ये सभा 31 अक्टूबर 1947 को फिर से एकत्रित हुई, तो इसकी सदस्यता कितनी थी ये आपको बताना है। तो पहले कैबिनेट के हिसाब से तो इसकी कैबिनेट जो योजना थी उसके हिसाब से तो 389 थी। बाद में फिर वो मुस्लिम लोग अलग हो गए, उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग करी, तो फिर वो अलग हो गए, तो फिर इसकी सदस्य संख्या घट के हो गई 299। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? ये होता है 11। तो 5 से लेकर 11 तक का सिटीजनशिप है, और उसमें 11 ये आपका ये चीज़ कहता है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आपको पता होगा, ये आपकी ली गई है ब्रिटिश के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप में से बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा। तो पंडित लेखराम, ये भाई साहब थे आर्य समाज से संबंधित। ठीक है, और ये आपके तेलुगु वाले थे, और ये आपके प्रार्थना सभा से संबंधित थे। एक कथन है, इफ़ गॉड टॉलरेट्स अनटचेबिलिटी आई वुडेंट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं इसे भगवान नहीं कहूँगा। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है आपका तिलक साहब का। 1920 में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र किसने शुरू किया था? ये किया था आपके भीमराव अंबेडकर साहब ने। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आपको पता होगा, इनमें से कोई भी नहीं थी, एलिमिनेट कर सकते आराम से, और सीधे सीधे उचित समतावादी, कि राजा वहाँ पे थी नहीं, जाति आधारित थी नहीं, दास श्रमिक थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी नहीं, उचित समतावादी यानी कि सोशलिस्ट टाइप की। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो बिंदुसार तो वैसे ही कट गया, उस टाइम तो यूनानियों का आक्रमण ही नहीं हुआ था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में पता है एक ही घटना हुई थी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो ये कट गया बच्चे। ये तो विक्रमादित्य के काल में ऐसा हुआ नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका उत्तर हो जाता है। पाक जलडमरू मध्य जो है वो कहाँ से सबसे नज़दीक है? अभी तक पूछते थे किसको अलग करता है, ठीक है, अब पूछा किसके नज़दीक है, तो ये नज़दीक है आपका तमिलनाडु के। तो ये एकदम जो आपका भारत का तट है यहाँ पर निकला हुआ, इससे जाता है ये। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के किनारे वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है, जो आपका गंगा जमुना के मैदान है, नीचे से नर्मदा गोदावरी महानदी इनके मैदान है। नर्मदा गोदावरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपके ये कृष्णा कावली वाले मैदान है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश का जो रीजन है ना, वो उसमें ये जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। भारत में पहली बार विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब? ये बहुत चर्चा में रहा है। सरकार डिसइन्वेस्ट कर दी है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइज कर दिया, तो अपना डिसइन्वेस्ट करती है, यानी कि विनिवेश करती है, अपने हिस्से को घटाती है, डिसइन्वेस्ट कर देती है चीज़ों को। तो ये आपका कब हुआ था आपको बताना नहीं, तो ये आपका हुआ था अगस्त 1996 में, पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर 17वां प्रश्न है, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये है आपकी 10। तो सबसे ऊपर आपकी महारत्न, फिर उससे थोड़ा छोटी होती है आपकी नवरत्न, इनका अपना क्राइटेरिया होता है, फिर से छोटी होती है मिनी रत्न।
मिनी रत्न, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मिनी रत्न, तो ये क्राइटेरिया होता है। तो ये आपकी आपकी जो महारत्न है वो आपकी 10 है और नवरत्न आपकी 14 है। तो ऐसे करके ये घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अभी वर्तमान में ये है, इनका अपना क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले थे जी सतीश रेड्डी, इनसे नाखुश होके अब कर दिया गया है समीर वी कामत साहब को, ऐसे याद रखिएगा। रेड्डी जो थे रेड्डी नहीं थे, इसलिए कामत साहब को बैठा दिया। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 किसे कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता राज। तो ये दिव ले लिया दीवा का, बस यही दीवा बन गई है। महाभारत के अब यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए। अब यहाँ से हमारे शुरू जाते हैं आपके उत्तराखंड। तो जिनका उत्तराखंड का एग्ज़ाम नहीं है वो यहाँ के बाद छोड़ सकते हैं वीडियो। 19 प्रश्न तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आगे उत्तराखंड वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उत्तराखंड का तो वालों के लिए तो पूरा ही है। अन्य राज्य वाले, एसएससी वाले, आईबी वाले 19 के बाद छोड़ सकते हैं। आईबी वालों के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके भी पेपरों का विश्लेषण मैंने बहुत कर रखा है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया? आप सबको पता होगा, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। ये सरल है, ये मत सोचिए कि इस प्रश्न तो सरल में आते हैं, याद है वो महत्वपूर्ण है देखना, और ये सरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस परमार शासक के शासनकाल में गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध बहुत अच्छे थे? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, यूकेपीएससी इसी टाइप के प्रश्न पूछता है, अंटर सेंटर नहीं पूछता है। तो ये थे आपके प्रदीप शाह साहब। कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 7756। कहाँ है पता ही होगा आपको, चमोली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों की दशकीय वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है? कितने जिलों की दशकीय वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है? यानी कि घुमा थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ रही है? उधम सिंह नगर में। तो ये पूछ रहा है कि शून्य से नीचे रही, यानी कि दशकीय वृद्धि बिल्कुल ना के बराबर हुई है। तो ऐसा 2 जगह हुआ है, क्योंकि वहाँ से पलायन ज़्यादा हुआ है, वो है आपके अल्मोड़े और पौड़ी। तो ये हो गए 2, यहाँ से आपका पलायन ज़्यादा होते रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर शून्य से नीचे है। तो ये आपको याद रखना है। श्रावणी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ये होता है आपका अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में, और ये है आपकी जटा गंगा के किनारे। यहाँ बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। खिचड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये है आपकी थारू। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? यह है पांगती साहब की। उत्तराखंड डेयरी शोध है विकास संस्थान कहाँ है? यह आपका है नैनी के ताल में। पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रेमचंद शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? इसको किस कर लीजिएगा, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई जाएगी? ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, बताइए कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाए? तो इसका उत्तर है आपका 1500 रुपये की राशि, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, ये है आपका माणा में। माणा में है कि कहाँ है? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है प्रश्न, मैंने लिखते समय माणा, खैर मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। ये आपके माणा में है। अब माणा इत्तेफाक से कहाँ पड़ता है? ये बद्रीनाथ से भी काफ़ी ऊपर, यानी कि चमोली में पड़ता है। तो विकल्प में चमोली होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा फिलहाल कि हमारे साथ में आपका केस नहीं होगा। तो यहाँ तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है आवेदन। तो ये गड़बड़ हो गया, मेरी गलती है लिखने में, वो कहीं पर पिथौरागढ़ शायद मैंने गलती से लिख दिया।
तो ऐसा हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, चमोली है। ठीक है, यह है माणा चमोली, मगर यहाँ पर कई सारी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है। और देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन भी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ है, ये उत्तराखंड के माणा गांव में, माणा गांव कहाँ है, चमोली में स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये 30 प्रश्न थे, जिसमें से आपके 10-11 प्रश्न हमारे उत्तराखंड के थे, बाकी जीएस और करंट के थे। आने वाले समय में ये चीज़ चलेगी, हिंदी में बाद में लेके आऊँगा, शानदार प्रश्न आएंगे हिंदी के भी। तो आप इन प्रश्नों का अगर लगातार अभ्यास करते हो तो यार इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आपका सारा बेसिक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर इसको आप लगातार देखते हो, रिस्पॉन्स करते हो तो फिर तो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और मैं छोटा वीडियो बनाऊँगा, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता, 10 मिनट के, 15 मिनट के रहेंगे, 20 मिनट के रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखो, आपका सारा बेसिक का रिविज़न, जितने भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, कमीशन है, ये है वो है, सब तैयार। उसके साथ करंट, उसके साथ जो करंट से स्टैटिक निकलता है वो, इसके अलावा क्या कहते हैं, जो आपके और तरह के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्रोतों से पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे कई सारे ऐसे फैक्ट मिल के आते हैं। जैसे एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो आपकी संविधान सभा बनी थी, उसके लिए जब चुनाव हुए थे, तो प्रोविंसों से चुन के लोगों को भेजा गया था। तो क्या आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर बम्बई से चुनाव हार गए थे? क्योंकि आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जो थे, वो तो ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। तो क्या आपको पता है कि वो संविधान सभा में होते ही नहीं, क्योंकि वो तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो हार गए थे। ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा अगर आप जुड़े रहेंगे तो सोचिए, कुछ क्या ऐसा इत्तेफाक बैठा कि वो संविधान सभा में भी आए, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो फिर निर्माता बने, जबकि वो चुनाव ही हार गए थे। तो ये किस्मत भी होती है, उनको वो चीज़ मिलनी थी। तो ये आपको पता ही नहीं होगा, उन्होंने बम्बई से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, वैसे तिलक के बारे में, उनके बारे में। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको बताइएगा जरूर। टेलीग्राम से भी आप जुड़िए, वहाँ आपको PDF मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।